तो सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। आज ऑर्गेनन डे है और डेट हो गई है 2 अक्टूबर 2025। और अमित पाल भाई, एफोरिज्म का हमारा ग्रुप चल रहा है 185 से लेकर के 203 तक का एक जो ग्रुप है, इसी में अभी बढ़ रहे हैं हम अभी आगे। और इसमें बताया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद लोकल सिम्टम्स, देयर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंजूरियस। ये चर्चा इस ग्रुप ऑफ एफोरिज्म में चल रही है। और आज हमारा एफोरिज्म कौन सा होगा बेटा? 197 हो गया था क्या प्रशांत? राम राम। राम राम, कौन सा होगा? 198 स्टार्ट होगा। 198 198 क्लियर कर लेना भाई है एक बार और। हाँ जी। हाँ, 198 है तो 198, 199, 200 और 201, 202, 203 अभी रह रहे हैं 4-5 इस ग्रुप में। तो बेसिकली 196 और 197 में हैंडमैन साहब ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करी। तो 196 में तो ये कह के चले थे कि ऐसा लगता तो है कि अगर हम जो हमारी इंटरनली दी गई दवा है, सिमिलीमम जो मेडिसिन आई है, अगर हम उसको एक्सटर्नली भी अप्लाई करें तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से क्योर होता है, रैपिड चेंज आते हैं मॉर्बिड स्टेट में किसी भी डिजीज की। लेकिन 197 में साथ के साथ ये कह दिया कि लेकिन ये एडमिसेबल नहीं है, क्योंकि जो चीफ सिम्टम होता है मेलेडी का, लोकल सिम्टम के रूप में वो सबसे पहले चला जाता है और हम भ्रम में रह जाते हैं। हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि इंटरनली भी ये बंदा सही हुआ है या नहीं। अमित पाल भाई जी कि डिजीज क्योर अंदर से हुआ या नहीं हुआ, उसका नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीफ सिम्टम है इस लोकल अफेक्शन के रूप में वो सबसे पहले वहां से चला जाता है। और हम कई बार ठगे जाते हैं कि भाई सेम्बलेंस में हो जाता है, आ जाते हैं कि भाई ये ठीक हो गया, जबकि वो अंदर से कई बार ठीक नहीं हो रहा होता है। तो ये इस झमेले में ना फंसे, इस डाउट में ना फंसे, तो भैया लोकल एप्लीकेशन एडमिसिबल है ही नहीं इस खतरे की वजह से। अब आगे कह रहे हैं 198 में कि देयर मियर टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन दैट आर पावरफुल फॉर क्योर व्हेन गिवन इंटरनली टू द लोकल सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक मियास्मेटिक डिजीज इज फॉर द सेम रीजन क्वाइट इनएडमिसिबल। अब ऊपर वाले एफोरिज्म से जोड़ते हुए बात कर रहे हैं 197 से जोड़ते हुए 198 में वो कह रहे हैं कि चूंकि चीफ सिम्टम जो है लोकल अफेक्शन के रूप में वो बहुत जल्दी हट जाता है सबसे पहले, और उस वजह से हम सेम्बलेंस में चले जाते हैं कि भाई इंटरनली भी ये ठीक हुआ या नहीं। इस कारण जो मात्र टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट जो है मेडिसिन का, दैट आर पावरफुल फॉर क्योर व्हेन गिवन इंटरनली, कि जो उसी मेडिसिन का जो कि जब हम इंटरनली देने के बाद इतनी पावरफुल थी कि वो क्योर कर सकती, उसका मात्र टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि या फिर कह लो उसका टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट जो है लोकल सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक मियास्मेटिक डिजीज में ऊपर बताए गए कारण की वजह से क्वाइट इनएडमिसिबल है। बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट करना, ऐसा ऊपर के कारण की वजह से। फॉर इफ द लोकल अफेक्शन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज बी ओनली रिमूव्ड लोकली and in a one-sided manner, the internal treatment indispensable for the complete restoration of the health remains in dubious obscurity। अभी बात को उसी को मजबूत कर रहे हैं हैनीमैन साहब, कह रहे हैं यदि लोकल अफेक्शन क्रॉनिक डिजीज का केवल और केवल रिमूव कर दिया गया लोकली वन साइडेड मैनर से, तो जो इंटरनल ट्रीटमेंट है जो कि इंडिस्पेंसिबल फॉर कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ होता है, जो कि बहुत ही अनिवार्य है कंप्लीट रेस्टोरेशन के लिए हेल्थ के जाना, उसका इंटरनल ट्रीटमेंट के थ्रू वो ड्यूबियस ऑब्सक्यूरिटी में फंस जाता है, यानी कि डाउटफुल हो जाता है उसको लेकर के। ड्यूबियस का मतलब है डाउटफुल हो जाता है, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब है नॉट वेल नोन, क्लियर नहीं हो पाता है, और जो कि बहुत ही जरूरी है इंटरनली उसको चला जाना, बिल्कुल वो डाउट में आ जाता। तो द चीफ सिम्टम ब्रैकेट में कह रहे हैं द लोकल अफेक्शन इज गॉन एंड देयर रिमेन ओनली द अदर लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम्स
which are less constant and less persistent than the local affection and frequently not sufficiently peculiar and too slightly characteristic to display after that a picture of disease in clear and peculiar outline. तो जी। मजे की बात यहाँ ये कह रहे हैं कि यही चीफ सिम्टम है, चीफ सिम्टम कह के चल रहे हैं, वर्ड पे ध्यान दें, ये लोकल अफेक्शन सबसे मुख्य सिम्टम है उस क्रॉनिक डिजीज का। जब ये चला जाता है तो इसके सिवाय जो दूसरे बचते हैं वो लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम होते हैं, वो इतने डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते जितना ये है। जितना मेन और चीफ सिम्टम ये है उतने दूसरे सिम्टम नहीं होते, और जब ये चीफ सिम्टम चला जाता है तो दूसरे चूंकि लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम है, जो कि लेस कांस्टेंट हैं, लेस परसिस्टेंट हैं लोकल अफेक्शन से। भाई ये तो पक्का साथी है उस डिजीज का, ये तो लोकल अफेक्शन के रूप में वहां जमा रहता है, बाकी दूसरे तो आए अड़ गए, डायनेमिक होंगे दूसरे। कह रहे एंड फ्रीक्वेंटली नॉट सफिशिएंटली पिक्यूलियर एंड टू स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्प्ले दैट। तो वो दूसरे सिम्टम जो है सफिशिएंटली पिक्यूलियर, फ्रीक्वेंटली सफिशिएंट नहीं होते हैं, पिक्यूलियर और टू स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से टू डिस्प्ले आफ्टर दैट ए पिक्चर ऑफ द डिजीज इन क्लियर एंड पिक्यूलियर आउटलाइन। तो कुल मिलाकर लबोलवाब ये है कि उन जो दूसरे बचे हुए सिम्टम्स हैं अमितपाल भाई, उनके द्वारा क्लियर और पिक्यूलियर आउटलाइन नहीं बन पाएगी डिजीज टोटलिटी की अब, क्योंकि मुख्य सिम्टम चला गया, दूसरे तो अनरिलायबल है, दूसरे तो लेस डिस्टिंग्विशेबल है। अगर उनको आधार बनाओगे टोटलिटी के लिए, टोटलिटी ऑफ डिजीज के लिए, तो वो उतने बढ़िया नहीं रहेंगे। तो एक नुकसान हमने और कर लिया कि जो बिल्कुल 100% श्योर करता किसी रेमेडी को, वो तो आपने लोकली पहले ही हटा दिया, और जो दूसरे हैं जो लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम है उनके ऊपर अब डिजीज की टोटलिटी बनेगी, और इसलिए फिर मेडिसिन भी राइट आए ना आए इस पे मसला खड़ा हो जाएगा। 199 में कह रहे हैं एफोरिज्म में कि इफ द रेमेडी परफेक्टली होम्योपैथिक टू द डिजीज हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड at the time when the local symptoms were destroyed by a corrosive or desiccative external remedy or by the knife, then the case becomes much more difficult on account of the too indefinite bracket में करें uncharacteristic and inconstant appearance of the remaining symptoms। बात को अभी उसी को और पूरा कर रहे हैं, नीमन साहब कह रहे हैं कि यदि if the remedy perfectly homeopathic to the disease had not been yet discovered, और अब समस्या ये हो जाएगी कि यदि परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी को अब आप डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे at the time when the local symptoms were destroyed by a corrosive or desiccative external remedy or by the knife। यदि आपने लोकल सिम्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया किसी कोरोसिव से, डेसिकेटिव से, डेसिकेटिव होता है सुखाने वाला, कोरोसिव होता है जलाने वाला पदार्थ, कोई भी ऐसे किसी एक्सटर्नल रेमेडी से या चाकू से उसे कटवा दिया, तो भाई कह रहे हैं कि केस बिकम मच मोर डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ द टू इंडेफिनिट एंड इनकॉन्स्टेंट अपीयरेंस ऑफ द रिमेनिंग सिम्टम। तो ये जो केस जो है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अब आपके लिए सही करना। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंडेफिनिट यानी अनकैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बचे आपके सामने, जो कि इनकॉन्स्टेंट हैं अपीयरेंस में, कभी आए कभी चले गए जो बचे हुए सिम्टम है, इसलिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो केस अब हमारे लिए। कह रहे हैं फॉर व्हाट माइट हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल रेमेडी and its internal employment until the disease should have been completely annihilated, namely the external principal symptom has been removed from our observation। तो भाई फिर बात कुल मिला के ये हो जाती है कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता आपको सेलेक्ट करने में एक मोस्ट सुटेबल रेमेडी के लिए, और जिसको इंटरनल एम्प्लॉयमेंट करते जब तक डिजीज पूरी तरह से ठीक ना हो जाता, एनिलेट ना हो जाता, वो सिम्टम
जिसको हम नाम देते हैं दैट इज टू से एक्सटर्नल प्रिंसिपल सिम्टम, जो कि वो था एक्सटर्नल प्रिंसिपल सिम्टम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन। तो कुल मिला के आपकी इस हरकत की वजह से, काटने छाटने जलाने सुखाने की वजह से, वो हमारे ऑब्जर्वेशन से वो सिम्टम रिमूव हो जाता है अमित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं कि उसे छेड़ना ही नहीं है, उसे एक्सटर्नली छेड़ना ही नहीं है। एक बार थोड़ा सा हिंट दे करके कि आप लगा सकते हो उस दवाई को जो इंटरनली आपके लिए सिमिलिमम आई है, एक बार बता करके 4 बार मना कर दी। लोगों ने उसे एक बार को ही पकड़ लिया, एक बार को पकड़ लिया, 4 बार को नहीं कहा कि उन्होंने बार बार ये क्यों कह रहे कि भाई ऐसा मत करियो, ये हो जाएगा, भाई ऐसा मत करियो, वो केस बिगड़ जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगी टोटलिटी, ना आपकी फिर रेमेडी सही सेलेक्ट कर पाओगे और वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये 3-4 बातें लगातार कह रहे हैं, फिर इनको तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं। इसमें फुटनोट नंबर 115 है, इसमें कह रहे हैं एज वाज द केस बिफोर माय टाइम विद द रेमेडीज फॉर द कॉन्डाइलोमेटस डिजीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड द एंटीसोरिक मेडिसिन। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसा कि मेरे से पहले, एज वाज द केस बिफोर माय टाइम, मेरे समय से पहले जैसे कि रेमेडीज को कॉन्डाइलोमेटस डिजीज की जो है नहीं खोजा जा सकता था, यानी कि एक तरह से एंटीसोरिक नहीं खोजी जा सकती थी, या ऐसे कह लो या एंटीसाइकोटिक नहीं खोजी जा सकती, एंटी मियाजमेटिक जैसे कि नहीं खोजी जा सकती थी। बस वैसे नीम हकीम खतरे जान जो इनके समय से पहले चला आ रहा था, ऐसे ही दोबारा से बंदा फंस जाता है यदि लोकल अप्लाई करके इस चीफ सिम्टम को अगर रिमूव कर देता है, तो फिर प्री हैनीमैनियन टाइम्स पहुंच जाते हैं लोग जो पहले करते थे इस गलती की वजह से। एफोरिज्म 200 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब के हैड इट स्टिल बीन प्रेजेंट टू गाइड द इंटरनल ट्रीटमेंट, द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द होल डिजीज माइट हैव बीन डिस्कवर्ड एंड हैड दैट बीन फाउंड द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल अफेक्शन ड्यूरिंग इट्स इंटरनल एम्प्लॉयमेंट would have shown that the cure was not yet completed, but were it cured on its seat, this would be a convincing proof that the disease was completely eradicated and the desired recovery from the entire disease was fully accomplished. An inestimable, indispensable advantage to reach a perfect cure. अब दूसरा पहलू बता रहे हैं, had it still been present to guide the internal treatment। अब जब यदि अभी भी ये जो गाइड करेगा इंटरनल ट्रीटमेंट को यदि अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि लोकल सिम्टम यदि बना हुआ है चीफ सिम्टम, तो कह रहे हैं कि द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द होल डिजीज माइट हैव बीन डिस्कवर्ड। तो जो होम्योपैथिक रेमेडी है होल डिजीज के लिए, इसको हम डिस्कवर कर सकते हैं या डिस्कवर हो जाती है। एंड हैड दैट बीन फाउंड, और वो हम ढूंढ भी लेते हैं यदि हम, जब तक ये प्रेजेंट रहता है ये सिम्टम, उसके गाइडेंस के माध्यम से डिस्कवर भी कर लेते हैं, हमें मिल भी जाती है। कह रहे हैं द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल अफेक्शन ड्यूरिंग इट्स इंटरनल एम्प्लॉयमेंट वुड हैव शोन दैट द क्योर वाज नॉट येट कंप्लीटेड, और ये इसका बना रहना लोकल सिम्टम का जब तक ये स्किन पे बना है इंटरनल एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो ये इस बात का भी इशारा करता रहता है कि जब तक ये बना हुआ है तब तक अभी अंदर से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी हमें गाइडेंस मिलती रहती है। तो एक तो ये फायदा कि जब तक ये वहां बना हुआ है तो हम ये समझ लें कि अभी इंटरनली पेशेंट सही नहीं हुआ है, एक तो ये फायदा। आगे कह रहे हैं बट वर इट क्योर्ड ऑन इट्स सीट, दूसरी बात ये जब ये क्योर हो जाता है अपनी जगह से इंटरनली मेडिसिन देने के बाद, दिस वुड बी कन्विंसिंग प्रूफ दैट द डिजीज वाज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। तो इसका चला जाना लोकल साइट से इस बात का प्रूफ है, संतुष्ट करने वाला, कि भाई अब कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया डिजीज इंटरनली भी। ये तो वो बात हो गई ना भैया कि अगर है तो आपको पता है कि किधर जाना है, अगर आपने उसे बता दिया तो आपको क्या पता कि किधर जाना है। हाँ, और अगर सही रास्ता चल रहे हो जब तक ये है तो इस बात का प्रूफ है कि अभी बीमारी भी है,
और आपके हाँ, सही ये रास्ते के चलते हुए ये चला गया, तो इस बात का भी प्रूफ मिल गया कि अब अंदर से बीमारी पूरी तरह से चली गई। है, बिल्कुल। दोनों बात बिल्कुल क्लियर है जो आपने कही है कि ये है, तो जब तक पता बीमारी है, ये चला गया तो गलत तरीके से चला गया, तो फिर आप भ्रम में पड़ गए। और यदि सही तरीके से काम करते हुए ये जब तक बना है, जब तक आप कंफर्म रहो कि भाई अभी क्योर नहीं हुआ, और जी इसका चले जाना सही रास्ता अपनाते हुए, शब्दों पे ध्यान देना, राइट बिल्कुल। अप्रोच के थ्रू इसका चला जाना, इस बात का सबूत है कि कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है डिजीज। इस बात का एक जी, कन्विंसिंग प्रूफ भी मिल जाता है अगर इसको ना बिल्कुल। छेड़े बाहर से। और कह रहे जी हैं एंड द डिजायर्ड रिकवरी फ्रॉम द एंटायर डिजीज वाज फुली अकम्प्लिश्ड। और जो हम चाहते थे, हम जिसकी इच्छा रखते हैं, ऐसी रिकवरी पूर्ण रूप से हमारी पूरी हो जाती है जब ये इंटरनल जी। मेडिसिन के देने के बाद ये भी चला जाता है। तो फिर कह रहे हैं एन इनएस्टिमेबल इंडिस्पेंसेबल एडवांटेज टू रीच ए परफेक्ट क्योर। और भाई इस तरह से आप एक एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, इतना इनडिस्पेंसेबल एडवांटेज जो होगा ही होगा, लाभ जिसे नकारा नहीं जा सकता, ऐसा एडवांटेज, और इतना बड़ा एडवांटेज जिसका एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, वो हम प्राप्त करते हुए परफेक्ट क्योर के रूप में पहुंच जाते हैं अपने केस में। जी तो कितना जबरदस्त दबाव है कि भाई इस लोकल सिम्टम को छेड़ना मत, इस लोकल चीफ सिम्टम को किसी भी मेडिसिन से मिटाना मत। बिल्कुल। हाँ, अब हम थोड़ा सा 1 मिनट 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए दिमाग में घुमाएं कि अब क्या जितने भी ऑइंटमेंट चल रहे हैं, जितने भी पेटेंट चल रहे हैं, जितनी भी ये एड चल रही हैं, एक्जिमा को पता नहीं डी एक्ने फलाने ढिकाने जितने चल रहे हैं, कहीं गुंजाइश है दोस्त दूर दूर तक? बल्कि गुंजाइश तो अमित भाई है ही नहीं, बल्कि क्राइम और है। क्राइम तो है ही भी है वो। हाँ, अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी। क्राइम तो है ही, क्योंकि ऑइंटमेंट का जो हिंदी का अर्थ है वो है मरहम। आप मरे हम मरहम। हाँ, सही कह रहे। क्राइम है ही है। लाइक इसका वो भी वही है। और बिल्कुल। जो उसमें कहा ना 52 में शायद क्रिमिनल ट्रीजन करके, ये भी क्रिमिनल ट्रीजन है। वहां तो एनीमैन साहब ने क्रिमिनल ट्रीजन ये कहा था कि एक बार होम्योपैथी एक बार एलोपैथी जो डॉक्टर करता है, जी तो ये क्रिमिनल ट्रीजन अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी है। लेकिन केवल वही नहीं, क्रिमिनल ट्रीजन अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी ये भी है जब लोकल पेट्रोलियम लगवा देते हैं, ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट लगवा देते हैं, बिल्कुल। जो ये ट्यूब्स लगवा देते हैं, ये भी क्रिमिनल ट्रीजन अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी ही है। बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है जी। तो ये था आपका 200 एफोरिज्म। 201 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब, एफोरिज्म 201 में कह रहे हैं इट इज एविडेंट दैट मेन्स वाइटल फोर्स व्हेन एनकम्बर्ड विद ए क्रॉनिक डिजीज which it is unable to overcome by its own power, instinctively adopts the plan of developing a local malady on some external part solely for this object, that by making and keeping in a disease state that part which is not indispensable to human life, it may thereby silence the internal disease which otherwise threatens to destroy the vital organs and deprive the patient of life, and that it may thereby, so to speak, transfer the internal disease to the various local affection and as it were draw it thither। अब एनीमैन साहब का भाव 201 में ये है अमित पाल भाई के शरीर का मकसद क्या है, ऑर्गेनिज्म का मकसद क्या है लोकल सिम्टम को पैदा करने का, वो आता ही क्यों है क्रोनिक डिजीज में स्किन पर या लोकल साइट पे, उस तरफ इशारा हैनीमैन साहब कर रहे हैं। कह रहे हैं इट इज एविडेंट, ये साबित हो चुकी है बात, ये साबित है दैट मेन्स वाइटल फोर्स व्हेन एनकम्बर्ड विद ए क्रॉनिक डिजीज which it is unable to overcome by its own powers,
इंस्टिंक्टिवली ये बिल्कुल बात साबित है कि जब जो वाइटल फोर्स है किसी भी इंसान का क्रोनिक डिजीज के दौरान जब वो बर्डन में आ जाता है, दबाव में आ जाता है और वो असक्षम हो जाता है ओवरकम करने के लिए अपनी खुद की जो स्वाभाविक जो पावर्स है उनके द्वारा उस डिजीज को, क्रोनिक डिजीज से लड़ने में जब वो असक्षम हो जाता है, तो कह रहे हैं अडॉप्ट द प्लान ऑफ डेवलपिंग ए लोकल मेलेडी ऑन द सम एक्सटर्नल पार्ट। तो भाई फिर वो वाइटल फोर्स क्या करता है, फिर वो एक दूसरा प्लान अपनाता है कि यार मैं इससे लड़ तो सकता नहीं, और अपने आप को पूर्ण रूप से नष्ट होने से बचाने के लिए अपने विसरा, इंपोर्टेंट विसरा को, अपने ऑर्गन, इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए वो एक दूसरा प्लान अडॉप्ट करता है। और वो प्लान क्या होता है कि प्लान ऑफ डेवलपिंग ए लोकल मेलेडी ऑन सम एक्सटर्नल पार्ट solely for this object, that by making and keeping in disease state this part which is not indispensable to the human life, और वो भी उस एक्सटर्नल पार्ट पर एक लोकल मेलेडी बना देता है, एक लोकल मेलेडी के रूप में एक लीजन बना देता है, और बनाता भी किस पे है, देखो इंटेलिजेंस, अमितपाल भाई, बनाता भी उस पार्ट पे है जो कि जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं है। जैसे स्किन के ऊपर अगर वो लीवर पे, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे बनाता तो उससे जीवन खतरे में पड़ जाता, लेकिन स्किन के ऊपर लोकल साइट पे ला करके जो वो बनाता है तो वो उस पार्ट को चुनता है जो कि जीवन के लिए खतरा नहीं बनता वहां पे बीमारी को बनाना। ऐसे पार्ट पर वो लोकल मेलेडी एक्सटर्नल पार्ट पर ले आता है, और उसका मात्र यही मकसद होता है कि इस डिजीज को जो है शांत रखा जाए। मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ जाता है, जब महाभारत में एक बहुत अच्छा सा एक वो है, एक कहानी है कि एक राक्षस आ जाता है किसी गांव में, और वो राक्षस जो है सारे गांव को खत्म करने का खतरा बन जाता है। तो गांव वाले एक प्लान डिसाइड करते हैं कि यार इस राक्षस को भगा तो सकते नहीं, मार तो सकते नहीं। तो उन्होंने कहा कि राक्षस से एक डील कर ली डॉक्टर अमित भाई कि हम एक गाड़ी खाना और एक व्यक्ति आपको भेज देंगे डेली, तू उसे खा लेना लेकिन गांव को छोड़ देना। तो ऐसे ही है ये, जब क्रोनिक डिजीज राक्षस के रूप में जो शरीर में आ गया और शरीर को ये लग रहा वाइटल फोर्स को कि मैं बचा नहीं सकता, तो वो एक पर्टिकुलर साइट दे देता है उस लोकल डिजीज को, चाहे वो स्किन दे दो या कोई भी ऐसी साइट दे देता है, अपनी जगह दे देता है ऑर्गेनिज्म के जहां उसका जीवन बचा रहे उस साइट पे बीमारी रहने से। तो बिल्कुल वो हूबहू वही एग्जाम्पल है, वो ऐसे पार्ट पर लोकल मेलेडी पैदा कर लेता है जो कि इंडिस्पेंसेबल, जो कि जीवन को डिस्पेंस ना कर सके, और कह रहे हैं इट मे देयर बाय साइलेंस द इंटरनल डिजीज, और ऐसा करके वो इंटरनल डिजीज को थोड़ा शांत रखा रहता है, विच अदरवाइज थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द वाइटल ऑर्गन्स। नहीं तो फिर अगर उसे शांत नहीं करा वाइटल फोर्स ने ऐसे लोकल अफेक्शन को दे करके, तो वो थ्रेटन बन जाता है डिस्ट्रॉय करने में वाइटल ऑर्गन्स को, और कई बार तो डेप्राइव द पेशेंट्स ऑफ लाइफ, कई बार तो इंसान का जीवन भी ले लेता है फिर वो। And that it may thereby, so to speak, transfer the internal disease to the various local affection। और इस तरह से ये कहा जाए कि वो ट्रांसफर कर देता है इंटरनल डिजीज को भिन्न भिन्न लोकल अफेक्शन के रूप में स्किन के ऊपर या बाहर। एज इट वर ड्रॉ इट दिदर, जैसा कि वो उसने उसे उधर यहां वहां की तरफ निकाल दिया। The presence of the local affection thus silences for a time the internal disease, though without being able either to cure it or to diminish it materially। लेकिन अब हनीमैन साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि इसका लोकल अफेक्शन का प्रेजेंस होना इस तरह से साइलेंट तो कर देता है क्रोनिक डिजीज को अंदर के कुछ समय के लिए, इस इंटरनल डिजीज को, यद्यपि ये इसे क्योर नहीं कर सकता शरीर कि लोकल अफेक्शन पे कोई लोकल अफेक्शन दे दिया और इंटरनल डिजीज जो क्योर हो गया, क्योर नहीं कर सकता या डिमिनिश नहीं कर सकता मटेरियली। वो लगातार अंदर अंदर
अपनी उसकी गति चलती जरूर रहती है, इंटरनली वो डिजीज बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि उन्हें पता था हम जैसा कोई बंदा ये कहेगा ठीक है लोकल अफेक्शन आ गया तो अब इलाज मत करो, पड़ा रहने दो उसको, फिर इलाज ही क्या करना। तो यहाँ एनीमैन साहब यह कह रहे हैं भाई उसका आने का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर की बीमारी चली गई, क्योर हो गई, वो थोड़ा समय के लिए शांत रखता है ताकि डेस्ट्रॉय ना हो। और मैं यहीं कहीं एक पॉइंट और जोड़ दूं, ऐसा है भी अमित भाई, सिफिलिस और साइकोसिस के जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, यदि इनको ना छेड़ा जाए तो पूरी जिंदगी ये लोकल मेलेडी के रूप में पड़े रहते हैं अंदर जाने की बजाय। बात समझना अमित पाल, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिफिलिटिक प्राइमरी सिम्टम यानी कि सैंकर को ना छेड़ा जाए, यदि फिगवार्ड को ना छेड़ा जाए तो ये पूरी जिंदगी बने रह सकते हैं, ये अंदर नहीं घुसेंगे शरीर में जब तक इनको डिस्ट्रॉय ना करा जाए। जबकि सोरा के साथ ऐसा नहीं है, सोरिक इरप्शंस के, सोरिक इरप्शंस को तुम छेड़ो या ना छेड़ो वो अंदर की तरफ को अपना रुख कर ही लेते हैं। लेकिन वेनेरियल सिफिलिस और वेनेरियल साइकोसिस अंदर की तरफ को रुख तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको बाहर से लोकल साइट से आपको एक्सटर्नली आपने उसको डिस्ट्रॉय ना कर दिया छेड़छाड़ करके। ये उनमें है खूबसूरत क्रॉनिक डिजीज में आएगी बात है भैया। डाउट सर, एक चीज पूछनी थी। अब जैसे कि समझ लो एक एग्जांपल है कि मरीज पेशेंट है, उसको 2-3 जगह मतलब एक्जिमा है, ठीक है, और वो एक्जिमा काफी साल से चल रहा, मतलब टाइम से है, 6 महीने या साल भर से या 5 महीने से। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक्जिमा वाला ही लेना है या वो इंटरनल कुछ क्रॉनिक डिसीज है जिसका आउटर रिफ्लेक्शन है? देखो यहाँ तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर आपका एक्जिमा बहुत दिन से रुका हुआ है डॉक्टर श्रेय, पहली बात तो एक्जिमा अपने आप में सोरिक इरप्शन नहीं है, वो क्रॉनिसिटी का संकेत है। अगर आपके रैसेज आते, रेड रैसेज आते मात्र ईचिंग के साथ, तो उनको तो कह देते कि ये लोकल अभी सोरिक इरप्शन है। पिछली बार अभी बात हुई थी 2-4 एफोरिज्म से पहले कि यदि कोई एक्जिमा है, यदि कोई सोरियासिस का पैच है, यदि कोई ऐसा पैच है तो वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये क्रॉनिक मेलेडी इस बंदे के अंदर चल रही है कोई ना कोई। एक तो ये क्लियर है, कभी भी एक्जिमा जो है वो सोरिक इरप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात ये मतलब पहली और दूसरी बात आपका जवाब यही था कि अगर कई जगह एक्जिमा है तो आप इसको ये मान के चलिए कि आप किसी भी क्रॉनिक केस को डील कर रहे हो और क्रॉनिक केस की तरह से इस पे आपको आगे बढ़ना है दोस्त। ठीक है। अब फिर हालांकि आप जानते हो लेकिन मैं यहाँ रिपीट कर दूं, अब यदि इस एक्जिमा को लोकली किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया या इस एक्जिमा को जो इसके लिए इंडिकेटेड रेमेडी आई थी, इंडिकेटेड मेडिसिन, उसको एक्सटर्नली लगा दिया, दो काम अगर कर दिए तो हैनीमैन साहब ने इतने सारे एफोरिज्म में ये कहा ना तो उसे लोकली डिस्ट्रॉय करना, ना उस पे लोकली वो एप्लीकेशन करना उस मेडिसिन का जो इंटरनली आपने सेलेक्ट करी। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्जिमा चला गया पहले से पहले ही बाहर के एप्लीकेशन से तो आप डाउट में फंस जाओगे। जो अंदर की जो मेलेडी चल रही थी, अंदर का जो डिजीज चल रहा था जिसकी वजह से ये लोकल साइट पे एक्जिमा के रूप में उसको शांत करने के लिए शरीर ने बाहर रखा हुआ था, वो इंटरनल मेलेडी का पता नहीं चलेगा कि ये क्योर हुई या नहीं। अब आगे हैनीमैन साहब ये कह रहे हैं कि यदि आपने इंटरनल मेडिसिन दे रखी है और बाहर कुछ लगाया नहीं और ये एक्जिमा चला गया इंटरनली मेडिसिन के माध्यम से, तो ये इस बात का भी सबूत है कि इसका चला जाना अंदर का डिजीज क्योर हो ही गया है। हैनीमैन साहब ने अपना ये जोर दिया है कि अगर ये राइटली सिमिलिमम के साथ, मैं उसमें हम कई बार पार्शियली सिमिलिमम करके भी गड़बड़ कर सकते होंगे, वहां की गुंजाइश नहीं दे रहे हैं। हैनीमैन साहब कह रहे हैं यदि राइटली चूजन रेमेडी के द्वारा, राइटली अप्रोच के द्वारा ये एक्जिमा का चला जाना इस बात का भी सबूत है कि वो कन्विंसिंग प्रूफ है बल्कि कि जो डिजीज है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया ऑर्गेनिज्म के अंदर से।
हम थोड़ा सा वहां अपने आप की गुंजाइश रखें कि कई बार पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको भी थोड़ा सा दबा देगी या जैसा करेगी, उसे हमें देखना पड़ेगा कि पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडी इसको दबाती है नहीं दबाती है या क्या करेगी। लेकिन हैनीमैन साहब के शब्दों को हम अगर हम सही से समझें तो ये कह रहे हैं कि यदि आपने इंटरनल एप्लीकेशन कराया किसी होम्योपैथिक रेमेडी का जो राइटली चूजन करी है आपने, और उसको करते करते ये चला गया ये लोकल अफेक्शन मान लो एक्जिमा के रूप में, तो ये इस बात का कन्विंसिंग प्रूफ है कि जो डिजीज जो है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया दोस्त, बिना बाहर से लगाए अगर वो चला जा रहा है तो राइट रेमेडी से। हाँ, तो इसलिए वो एक्जिमा वगैरह अगर है तो उस बात का पहली बात तो शुरू से ही प्रूफ है कि वो क्रोनिक मेलेडी का बहाव दे रहा है, और दूसरा ये है कि फिर उसको डील कैसे करना वो आप समझ ही गए दोस्त। तो इसमें अगर इसमें हाँ जी भाई, इंटरनल जरूरी नहीं है कि इंटरनल कोई पैथोलॉजी ही हो, कोई उसको मतलब ये भी हो सकता है कि वो मतलब माइंड या मेंटल सिम्टम्स या कुछ ऐसी इश्यूज उसको डिल्यूजन में जी रहा हो, जिसकी हाँ, वजह से तो उसको इंटरनल पैथोलॉजी क्यों नहीं मिलेगी? इंटरनल पैथोलॉजी को बचाने के लिए तो उसने एक्सटर्नल साइट पे ये दिया हुआ था। आपका बहुत अच्छा भाव जा रहा है दोस्त डॉक्टर सरे। अगर आपको मेंटली या इंटरनली कोई आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, तो अगर आपने ये मैनेजमेंट कर लिया कि चलो मैं बाहर स्किन पे एक इरप्शन दे देता हूं, तो जब तक वो बाहर इरप्शन है शुरू में, जब तक अंदर जरूरी नहीं है कि कोई पैथोलॉजी बनी हो। लेकिन अगर बाहर इरप्शन नहीं आने दिया आपने या आ गया लोकल एप्लीकेशन से उड़ा दिया, तो इंटरनल पैथोलॉजिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज आने की बहुत बड़ी संभावना बन गई अब। और किसी का स्किन पे बाहर रहना बहुत ज्यादा ये प्रूफ है कि इंटरनल पैथोलॉजी बहुत कम मिलेगी। और इस बात को भी क्रोनिक डिजीज में जब हम पढ़ेंगे, या कैंट साहब ने कहा है कि पहले जो कोढ़ी लोग थे, जिनको जो लेपर्स थे, वो इंटरनली बड़े साउंड होते थे मॉरली, और अंदर से बहुत हेल्दी हुआ करते थे, क्योंकि सारा का सारा लोकल साइट पे बाहर बीमारी बैठा दी जाती थी। और जब से हमने बाहर से ट्रीटमेंट शुरू करा, कैंट साहब के शब्द है, बाहर से स्किन का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा, तो बाहर से तो इंसान बिल्कुल चिकना चुपटा लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो चुका है, विकृत हो चुका है, मेंटली भी और फिजिकली भी। डॉक्टर श्रे जी सर। तो जब तक बाहर लोकल साइट पे कोई अफेक्शन है, तो इस बात का एक सहारा है, प्रूफ है, कह लो कि आप अंदर से बंदा हेल्दी है, और मेंटली और फिजिकली दोनों। और अगर बाहर से कोई इरप्शन आपने उड़ा दिया, काट दिया, छाट दिया, तो इस बात का भी पूरा डाउट है कि अब अंदर से गड़बड़ हो जाएगी, इसके मॉरल्स भी जाएंगे, मेंटली भी जाएंगे, मतलब मेंटली भी डिस्टॉर्शन में जाएगा ये, और फिजिकली भी जाएगा। और मेंटली डिस्टॉर्शन बेसिकली पागल नहीं घूमते हैं, लेकिन मेंटली डिस्टॉर्शन भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो बहुत ही ज्यादा फाइन क्लास है सोसाइटी की, वो सबसे ज्यादा धूर्त है। अंग्रेजों को देख लो तुम, जितने ज्यादा एक रफली है, बिल्कुल विद ड्यू रेस्पेक्ट सबका, जितने लोग थोड़े से वैसे मिलते हैं ना नेचुरली क्रूड, वैसे नेचुरल फॉर्म में, बिना कॉस्मेटिक्स के, बिना नेचुरल जिंदगी जीते, भले ही वो खूबसूरत ना दिखते हो, लेकिन अच्छे इंसान मिलेंगे उनके अंदर। और जितने चीटर, जितने मतलब खोर, जितने मौका परस्त, हायर सिविलाइजेशन में, जहां पे हाई ग्रेड की सिविलाइज लाइफ जी रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, कॉस्मेटिक जा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोपैथिक के, वो क्लास अनरिलायबल है देन लोअर क्लास जो कि नेचुरल फॉर्म में जी रही है। सर इसका एग्जांपल नेचर में भी है, जैसे आप कभी देखोगे कोई ऐसा फूल या कोई ऐसा मतलब जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल, इतने ज्यादा कलरफुल, इतना ज्यादा सुंदर, ये तो ज्यादा प्लांट है, ये मैंने पढ़ा था, जो बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लगता है, वो उसमें हायर चांसेस है कि वो पॉइजनस होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल आप अच्छा, मैं पहली बार आपको फील कर रहा हूँ आपके इन शब्दों को, लेकिन बिल्कुल मुझे लग रहा है ऐसा कि क्योंकि भाई आफत ना बड़ा खूबसूरत चेहरा बना के आती है। आप अगर फिल्मों में देखो, कहीं भी देखो,
तो बहुत सुंदर रूप लेके आती है मुसीबत। जी। तो ये जीवन दर्शन में हर जगह सेट होती हैं बातें। ऐसे ही यदि शरीर पे कोई बाहर कोई विकृति है, बाहर से कोई शरीर बहुत साफ सुथरा नहीं है, तो चांस ये हैं कि अंदर वो उतना डिस्टोर्टेड नहीं है जितना अगर उसको हटा दोगे तब होगा। बात ये नहीं है कि अंदर डिस्टोर्टेड होगा ही नहीं, वो इन्होंने मना कर दिया है। वो ये कह दिया कि लोकल अफेक्शन का आने का मतलब ये नहीं है कि अंदर क्रोनिक डिजीज बढ़ नहीं रहा, जी बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी वो जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका खतरा कुछ कम कर रखा है इस शरीर ने। तो इस बात का भी प्रूफ नहीं है कि समय के साथ साथ वो बढ़ेगा नहीं क्या, बाहर लोकल अफेक्शन आने के कारण। लोकल अफेक्शन भले गया, लेकिन अंदर तो वो क्योर करना पड़ेगा ना हमें जी। नहीं तो फिर हम कह देते कि चलो ठीक है बाहर आ गया, अब मत छेड़ो, बाहर पड़ा रहेगा, क्यों छेड़े अब इसे। नहीं भाई, क्योर तो करना है, लेकिन ये खतरे को कम करने का एक साधन है शरीर का। ऐसे कुछ है, तो इसको पूरा कर लेते हैं दोस्तों। एफोरिज्म 116 में क्या कह रहे हैं कि द इशूज ऑफ द ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स डू समथिंग सिमिलर। जो ये ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर हैं, कुछ ऐसे ही मसला है इनके साथ, कुछ ऐसा ही सिमिलर करते हैं, बाहर से काट देते, छाट देते हैं। एज आर्टिफिशियल अल्सर ऑन एक्सटर्नल पार्ट। देखो मजे की बात, ये भी करते हैं, इस रास्ते को अपनाते हैं। इशू का मतलब एक तरीका अपनाते हैं ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर भी, जो शरीर अपनाता है। शरीर तो अपनाता है अंदर नुकसान ना हो जाए, बाहर कोई लोकल अफेक्शन लिया हो। तो कई बार ये ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर भी डॉक्टर सरे क्या करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं कि एक आर्टिफिशियल अल्सर बना देते हैं किसी एक्सटर्नल पार्ट पे, और इस तरह से कह रहे हैं कि दे साइलेंस सम इंटरनल क्रॉनिक डिजीज। और इस तरह से कुछ इंटरनल क्रॉनिक डिजीज को ये कुछ शांत कर देते हैं ऐसा करके, बट ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन इनका ये अल्सर बनाना ज्यादा समय तक उसको सहारा नहीं देता, थोड़े समय के लिए कर पाते हैं। एज लॉन्ग एज दे कॉज ए पेनफुल इरिटेशन टू विच द सिक ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूज्ड। ये जब तक ही उसको क्रॉनिक डिजीज से आराम से मिलता रहता है, जब तक इन्होंने जो वो पेनफुल इरिटेशन दिया है, जब तक वो बना रहे, जब तक वो ऑर्गेनिज्म उसका यूज टू ना हो जाए, आदि ना हो जाए, तो उसका ध्यान वहां भटका रहेगा, वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म वहां एंगेज रहेगा। कह रहे विदाउट बीइंग एबल टू क्योर देम, लेकिन क्योर नहीं कर पाते उसको। बट ऑन द अदर हैंड दे वीकन एंड डिस्ट्रॉय द जनरल हेल्थ मच मोर देन इज डन बाय मोस्ट ऑफ द मेटास्टेसिस अफेक्टेड बाय द इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स। और इस बात को तो गजब के हिसाब से समझ लेना डॉक्टर से, कि पहली बात तो यह है कि कोई अल्सर बना देना एक्सटर्नल पार्ट पर ज्यादा समय तक के लिए उसको सहारा नहीं देता मरीज को, और क्योर तो करता ही नहीं, एक बात। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, अगर अल्सर बना दिया आपने आर्टिफिशियली, तो ये और ज्यादा कमजोर करेगा, और ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा जनरल हेल्थ को। किससे भी, उससे भी ज्यादा करेगा जो वाइटल फोर्स अपने तरीके से लोकल अफेक्शन को बना रहा था मेटास्टेसिस करके, उससे भी ज्यादा तेजी से कमजोर आएगी, और उस कमजोरी आएगी, और उससे भी ज्यादा तीव्र गति से डिस्ट्रक्शन आएगा छेड़ने से। क्यों? क्योंकि जो इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स है वो मच सफिशिएंट इंटेलिजेंट है, कि वो जानता है कि मुझे कितना देना है, कितना सैक्रिफाइस करना है, तोल मोल के देता है शरीर का हिस्सा। और अगर आप बाहर से कोई घाव कर दोगे, छेड़खानी कर दोगे, तो आपने वाइटल फोर्स की इंटेलिजेंस तो यूज करी नहीं कि शरीर को कितनी जरूरत थी नुकसान उठाने की। आपने छेड़ दिया, पता चला कि काम बन रहा था 100 ग्राम में, आपने जो 500 ग्राम वाइटलिटी निकाल दी, एक तरह से वाइटल फ्लूइड निकाल दिया। तो बाहर से छेड़खानी करना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे तो बढ़िया यह है कि वाइटल फोर्स की सूझबूझ पर ही छोड़े रखो जब तक आपको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं इसमें आ गया एफोरिज्म में कि द लोकल अफेक्शन हाउएवर इज नेवर एनीथिंग एल्स देन ए पार्ट ऑफ द जनरल डिजीज। हालांकि जो लोकल अफेक्शन है ये कुछ और नहीं है, ये जनरल डिजीज का ही एक हिस्सा है, कुछ और नहीं है। बट ए पार्ट ऑफ इट इंक्रीज ऑल इन वन डायरेक्शन बाय द ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स एंड ट्रांसफर्ड टू ए लेस डेंजरस पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये पहली बात तो ये जनरल डिजीज का ही हिस्सा है, और वाइटल फोर्स ने क्या करा है, इसे बढ़ा करके
इसकी डायरेक्शन को एक तरफ को कर दिया और इसे ट्रांसफर कर दिया लेस डेंजरस एक्सटर्नल पार्ट पे बॉडी के। और क्यों कर दिया? इन ऑर्डर टू अलाय द इंटरनल एलिमेंट, ताकि वो इंटरनल एलिमेंट को घटा सके, कम कर सके, अंदर की वेदना को, अंदर की परेशानी को कम कर सके, इसलिए उसने बाहर की तरफ को ये कर दिया। बट ब्रैकेट में कह रहे हैं एज हैज बीन सेड, जैसा कि कहा जा चुका है, परंतु बाय दिस लोकल अफेक्शन दैट साइलेंसेस द इंटरनल डिजीज सो फार फ्रॉम एनीथिंग बीइंग गेन्ड बाय द वाइटल फोर्स टुवर्ड्स डिमिनिशिंग और क्योरिंग द होल मेलेडी। परंतु ये तब तक के लिए है, या केवल ये जो लोकल सिम्टम है ये शांत कर देता है इंटरनल डिजीज को मात्र थोड़े और समय के लिए, जब तक कुछ ऐसा मिल ना जाए वाइटल फोर्स की तरफ को, या वाइटल फोर्स की तरफ से डिमिनिश या क्योर करने के लिए होल मेलेडी को जब तक ना मिल जाए, तो ये साइलेंट करने की कोशिश में रहता है ऐसे करके। बस जब तक होल मेलेडी को क्योर करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए वाइटल फोर्स को कुछ ऐसा मिल ना जाए, ऐसा कह लो। कह रहे हैं द इंटरनल डिजीज ऑन द कंट्ररी कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ इट, इसके होने के बावजूद भी, ऐसा लोकल मेलेडी के रूप में बाहर आने के बाद भी जो इंटरनल डिजीज है वो लगातार कंटिन्यू रहता। ऑन द कॉन्ट्रेरी ग्रेजुअली टू इंक्रीज एंड नेचर इज कंस्ट्रेन्ड टू एनलार्ज एंड एग्रावेट द लोकल सिम्टम्स ऑलवेज मोर एंड मोर। और मजे की बात और निकल के आई है डॉक्टर सरे, यहाँ उस लोकल अफेक्शन का समय के साथ बढ़ते जाना, उस लोकल अफेक्शन का फैलते जाना, इस बात का संकेत है कि जो अंदर का जो क्रोनिक डिजीज है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों? जितना वो बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए लोकल अफेक्शन को उतना ही शरीर को बढ़ाना पड़ रहा है। डॉक्टर सरे जी सर, जितना अनबैलेंस हो रहा है उतना ही तो पासिंग लगाना पड़ेगा आपको। पलड़े का बैलेंस पहले तो 50 ग्राम के पासंग से काम चल रहा था, अब पता चला 60 ग्राम का लटकाना पड़ा, फिर पता चला पलड़े और ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, पता चला 1 किलो का वजन लटकाना पड़ा। तो बेसिकली इस लोकल अफेक्शन का समय के साथ बढ़ते जाना इस बात का इशारा है कि अंदर का क्रोनिक डिजीज बढ़ रहा है, उसको रोकने के चक्कर में और ज्यादा कंपनसेट करना पड़ रहा है एक्सटर्नल पार्ट को। In order that it may still suffice to substitute for the increased internal disease and may still keep it under। और ये इसका बढ़ते जाना इसलिए है कि ये सफिशिएंट हो सके, इंक्रीज होते हुए इंटरनल डिजीज के जगह ये सब्स्टिट्यूट हो सके बढ़ा करके, और उसको शांत रखा जाए। तो शरीर इसलिए ऐसा करता जाता है। फिर कह रहे हैं ऑल्ड अल्सर ऑन द लेग्स गेट वर्स एज लॉन्ग एज द इंटरनल सोरा इज अनक्योर्ड। अब आगे बात समझा रहे हैं कि जो ओल्ड अल्सर है किसी के लेग पे, कोई पुराना घाव हो गया और वो बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंटरनल सोरा जो है वो अनक्योर है, वो अंदर अंदर सोरा बढ़ रहा है। द शंकर एनलार्जेस एज लॉन्ग एज द इंटरनल सिफिलिस रिमेन्स अनक्योर्ड। और उधर शंकर बढ़ता जाएगा यदि अंदर का सिफिलिस अनक्योर्ड बना रहा। द फिगवाट इंक्रीज एंड ग्रो वाइल द साइकोसिस इज नॉट क्योर्ड। और इसी तरह से फिगवाट का बढ़ते जाना या मस्सो का बढ़ते जाना इस बात का सबूत है कि जो साइकोटिक म्याजम है बंदे के अंदर ये अभी क्योर नहीं हुआ। वेयर बाय द लेटर इज रेंडर्ड मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू क्योर just as a general internal disease continues to increase as time goes on। अब कह रहे हैं एनीमैन साहब कि ये जो वेयर बाय द लेटर इज रेंडर्ड मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू क्योर, और जितना ये देर होती जाएगी, जितना आगे बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू क्योर होता जाएगा, मुश्किल हो जाएगा क्योर होना। जस्ट एज द इंटरनल डिजीज कंटिन्यूज टू इंक्रीज एज टाइम गोज ऑन। और ठीक इसी तरह से जो जनरल इंटरनल डिजीज है वो भी लगातार बढ़ता जाएगा समय के साथ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनल डिजीज भी डॉक्टर सरे बढ़ता जाएगा, और उसके बाहर वो लोकल अफेक्शन भी अपना साइज बड़ा करता जाएगा। और ये सारी कहानी कब रुकेगी? जब आप उसको इंटरनली राइट रेमेडी दे करके क्योर कर दोगे।
जी सर। तो बहुत ही अच्छा भाव यहाँ है हम लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या घटना घटती है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो, कभी भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो जरूर रखें, ताकि हमें भी और कुछ समझ में आए। और बच्चों के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं ये पूछते नहीं है, कभी भी कोई क्वेरी हो ना तो क्लियर जरूर करना, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चीजें कि क्यों आता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये सब बता रहे हैं निमेन साहब। तो यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की, 2 अक्टूबर की आपको भी गांधी सर। जयंती। हाँ थैंक जी, यू सर। ओके। और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। सबको बहुत जी बहुत सर। नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम सर। राम 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 सर। जी, राम राम जी।